नमस्कार मित्रों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हमारा YouTube चैनल स्टडी विद वसीम। तो जैसा मैंने बोला था कि 19 नवंबर से मैं रीट और पटवार के लिए जो जीके का पोर्शन है वो कंप्लीट शुरू करने वाला हूं। तो आज से हम लगातार जो आपका जीके लगता है इंडिया और राजस्थान का वो आज से कंटिन्यू करेंगे। पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिले। अब देखो, रीट की अगर बात करें तो रीट में हम विशेष रूप से L2 की बात कर रहे हैं। अभी जो ये क्लास है वो L1 के लिए नहीं होगी, पटवार के लिए तो ऑफकोर्स है ही है, लेकिन L2 के लिए है। रीट में लेवल सेकंड के लिए है, न कि लेवल फर्स्ट के लिए है। लेवल फर्स्ट के लिए जो जीके का पोर्शन है यानी आपके जो पर्यावरण अध्ययन के नाम से दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन के नाम से जो दिया गया है उसकी लगभग 30 के आसपास जो क्लासें होगी वो भी मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन ये जो मैटर है वो सिर्फ लेवल सेकंड के लिए है। कुछ कोचिंगों में आपने देखा होगा कि रीट L1 और L2 को साथ में बिठाते हैं और वहां पे जीके का पोर्शन करवाया जाता है। तो भैया याद रखना, L2 और L1 के जीके में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप क्यों कंफ्यूज होते हो? कोचिंग में जाओगे, कोचिंग वाले क्या कहेंगे कि भैया L2 और L1 इस प्रकार से नाम जरूर देंगे, लेकिन बेंच का नाम क्या होगा? रीट होगा। बेंच का नाम रीट होगा और उसमें भी आपको सभी को बिठाया जाएगा। मैं खुद कुछ कोचिंग में गया था और वहां पे जाकर देखा तो मैंने पूछा कि भाई आप किसके स्टूडेंट हो, तो उन्होंने कहा कि सर हम तो L1 के स्टूडेंट हैं। तो फिर पता चला कि उनको पहले जो टीचर था वो रीट L2 के हिसाब से करवा रहा था, L2 के हिसाब से जीके करवा रहा था। ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। L1 का अलग मैटर रहेगा और L2 का अलग मैटर रहेगा। ये जो अपना पूरा का पूरा जो जीके का पोर्शन है ये यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर होने वाला है और बिल्कुल निःशुल्क होने वाला है। आपसे कोई भी 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है स्टडी विद वसीम के नाम से, स्टडी विद वसीम के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है। उस पे आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर जो आपको ये पीडीएफ है, जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसकी पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। और आपसे ये गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो अपने सभी के सभी दोस्त हैं उनको शेयर करें ताकि जल्दी से हमारे जो सब्सक्राइब है वो काउंट हो जाए, जल्दी से जल्दी अपना जो चैनल है वो ग्रोथ कर जाए, जिसके कारण मैं आपके लिए लाइव क्लासें लेकर आऊंगा। अभी हम शुरू करने वाले हैं, ज्यादा बातें न करते हुए हम अपने मैटर की ओर चलते हैं। तो जैसा कि संपूर्ण जीके यानी कि चाहे आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल या जियोग्राफी या जो कल्चर के जो टॉपिक लगते हैं वो सभी का सभी मैं मैटर आपको करवाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले हम इंडिया या मैं कहूं तो भारतीय इतिहास से शुरू करेंगे। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री यानी कि मैं बात कर रहा हूं इतिहास की। हम आज से जो सबसे पहले हम भारतीय इतिहास की बात करेंगे और वही टॉपिक पहले लूंगा जो आपके रीट और पटवार के अंदर कॉमन लगते हैं। उसके बाद में जो पटवार में अलग से जो आपके टॉपिक लगते हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो इतिहास। इतिहास होता क्या है? इतिहास का अर्थ क्या है? क्या अर्थ होता है इतिहास का? इस इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, हुआ था। ये मतलब होता है इतिहास का कि इतिहास में विदित जो घटनाएं हैं उनको सत्य मानते हुए कहा जाता है कि ऐसा ही हुआ था। ये बात कौन बताता है? इतिहास बताता है। इसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। देखो, इतिहास जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति प्लस हास से मिलकर क्या बना है? इतिहास शब्द बना है। अब देखते हैं कि इतिहास
इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास का जनक कौन है। तो अगर जनक की बात करें तो इतिहास का जनक जो आता है उसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस। वैसे ये बातें आपने हर एक चैनल से या जो कोई भी ऐप से आप तैयारी कर रहे हो सभी में आपको ऐसा बताया जाता है, लेकिन आप एक चीज याद रखना, मैं पूर्ण विस्तार से करवाऊंगा और एक भी रुपया नहीं लगेगा। आप किसी ऐप पर जाओगे तो जीके का पोर्शन आपको कम से कम 500 रुपए में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल फ्री मिलेगा। देखो, इतिहास का जो जनक है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो 6ठी शताब्दी में लिखी थी। 6ठी शताब्दी में हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी किसने? हेरोडोटस ने। अगर आपको सीधा जनक पूछ रहा है तो आपको बताना है हेरोडोटस। अगर आपसे पूछ रहा है भारत के इतिहास का जनक, तो भारत के इतिहास का जनक कौन है? महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास। महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास। अब आप ये भी याद रखना कि वेदव्यास का ग्रंथ कौन सा है, तो बताना महाभारत। महाभारत जो ग्रंथ है वो किसका है? महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास का। अगर आपसे राजस्थान इतिहास के जनक की बात पूछे, राजस्थान इतिहास, तो राजस्थान इतिहास जो है इसके जो जनक आते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड आते हैं। देखो, इतिहास, हम इंडिया भारतीय इतिहास की बात करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय इतिहास के अंदर कोई भी टीचर आता है कि क्या लगता है जी इनके, बोला इंडिया हिस्ट्री लगती है, भारतीय इतिहास लगता है, चलो जी सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? मध्यकालीन भारत। दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू कर देता है। अरे दिल्ली सल्तनत तो रीट में लगती ही नहीं है। और पटवार वालों के लिए मैंने दिल्ली सल्तनत के अंदर जो इसके 15 से 16 जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के मैंने डाल रखे हैं, और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर वो भी देख सकते हो। लेकिन रीट के अंदर दिल्ली सल्तनत जो है वो नहीं लगती है। तो हम आगे की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, इतिहास की हमने बात की कि इतिहास के जो जनक है उनका नाम है हेरोडोटस, और भारतीय इतिहास के जो जनक है उनका नाम है महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास, और राजस्थान इतिहास के जो जनक है उनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। अब देखते हैं कि आपके इतिहास में दोनों जो पटवार और रीट है उनमें कॉमन क्या है। तो सबसे पहले आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास उसका सिलेबस होना जरूरी है। तो इधर देखो, मैं रीट का बताऊंगा आपको, और इधर हम बात करेंगे पटवार की। पटवार, पटवार के अंदर भारतीय इतिहास को आपको दिया गया है प्राचीन भारत का इतिहास, और उसके बाद में दिया है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसके बाद में दिया हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास। इस प्रकार से दिया हुआ है आपके पटवार में। मतलब आपको पूरा का पूरा जो इंडिया हिस्ट्री है वो पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में रीट में देखो, रीट में टोटल जो है वो 60 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के, और 60 नंबर के आएंगे। उसमें आपके कुछ राजस्थान के टॉपिक भी लगते हैं, कुछ इंडिया के टॉपिक भी लगते हैं। तो मेनली हम बात करें रीट की, तो रीट में कौन कौन से टॉपिक लगते हैं? तो रीट में सीमित टॉपिक है। सबसे पहले अगर बात करें तो कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में है वैदिक सभ्यता। उसके बाद में अगर देखें तो कौन सा है? मौर्य वंश है, न कि महाजनपद। महाजनपद नहीं है। मौर्य वंश को पढ़ने से पहले महाजनपद को पढ़ा जरूर जाता है, लेकिन इसमें महाजनपद नहीं है। हाँ, इतना है कि मगध के बारे में आप थोड़ा बहुत बता सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मगध के अंदर कौन कौन से राजवंश ने शासन किया था, ऐसा कोई इसमें नहीं है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इन सभी में से आपको सिर्फ और सिर्फ मौर्य वंश ही पढ़ना है। उसके बाद में मौर्य वंश के बाद में आता है गुप्त वंश।
गुप्त वंश। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें वैसे तो बहुत सारे वंश आते हैं गुप्तोत्तर काल में, दक्षिण भारत के भी कुछ वंश आते हैं, उत्तर भारत के भी कुछ वंश आते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वर्धन वंश, या हम इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। और जो गुप्तोत्तर काल है उसमें क्वेश्चन आने की जो संभावना रहती है वो सिर्फ और सिर्फ वर्धन वंश से ही रहती है। उसके बाद में आपके दिया हुआ है 600 से लेकर 1000 ईस्वी तक का राजपूत काल। यहां पर आकर फाचड़ है कि राजपूत काल को जब करवाया जाता है तो रोड़गी दौड़ करके छोड़ दे, समझी कोनिया गुर्जी के सामने कोनियाण ला रही, गुर्जी करवाण के ला रहे, खट्टू करवाण ला रहे। यानी इसमें दिया है 600 से लेकर 1000 ईस्वी तक का राजपूत काल। कुछ एक तो महापुरुष ऐसे आते हैं जो इसको 1200 ईस्वी तक ले जाते, 1300 ईस्वी तक ले जाते। भैया इसने स्पष्ट तौर पे बोल रखा है कि आपको 600 से 1000 ईस्वी तक का ही राजपूत काल पढ़ना है। यानी कि मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं तो पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय तक आपको पढ़ना है, यानी कि भी आगे तो बढ़ जाता है, ये 12वीं शताब्दी तक आ जाता है, लेकिन जो इसकी स्थापना होती है वो लगभग 6ठी शताब्दी में इसकी स्थापना हो जाती है, यानी चौहान वंश की, जिसके कारण आपको ये पढ़ना पड़ेगा। गुर्जर प्रतिहार वंश भी पढ़ना पड़ेगा। एक दो आपके दक्षिण भारत के जो राजवंश है वो 600 से 1000 ईस्वी के अंदर राजपूत काल में आते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो आपका आ गया प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद में मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर बात करें दोस्तों, तो मध्यकालीन भारत के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है मुगल साम्राज्य, और एक आपके टॉपिक दिया गया है मुगल राजपूत संबंध। तो इसमें हम राजस्थान के जो महत्वपूर्ण राजपूत वंश है उसको पढ़ लें और मुगल दोनों को पढ़ लें, तो आपके जो पूरा का पूरा जो मैटर है वो समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ मुगल राजपूत संबंध ही पढ़ने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हमें मुगल राजपूत संबंध ही पढ़ने हैं, न कि पूरा का पूरा राजवंश पढ़ना है हमें ये जो राजपूत है। तो मैं आपको मुगल राजपूत संबंध ही करवा दूंगा, आप कमेंट करके एक बार जरूर बताना। ये तो आ गया आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद में आता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले तो आ गई 1857 की क्रांति, ठीक है, और कुछ एक क्रांतिकारी आंदोलन भी आ गए इसके अंदर। और उसके बाद में 1919 से लेकर 1947 तक का जो संघर्ष था, जो आंदोलन हुए थे, जो महत्वपूर्ण सन है वो आपको पढ़ना है। ये इतने जो टॉपिक है आपके रीट में इंडिया हिस्ट्री के लगते हैं, भारतीय इतिहास के लगते हैं। इससे बाहर अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, अपना जो समय है उसको बर्बाद कर रहे हैं। देखो अभी रेट भी काफी दूर नहीं है और पटवार के एग्जाम की भी डेट आ चुकी है। तो अभी अगर आप अपने आपको सिलेबस का ही पता नहीं है तो तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो नौकरी का सिर्फ सपना देख सकते हो, नौकरी का कोई चांस नहीं है। देखो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी शुरुआत करने वाले हैं, जो आपके रीट में भी लगती है और आपके पटवार दोनों सेशन के अंदर जो लगने वाला है वो कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कौन सा टॉपिक को उठाएंगे, तो सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और साथ में वीडियो को शेयर करना न भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जो हमारा वीडियो है वो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखो हम सबसे पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की।
सिंधु घाटी सभ्यता। वैसे तो ये जो टॉपिक है एक बोरिंग टॉपिक है, मेरा मानना है ये बोरिंग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसको बोरिंग साबित नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको लगातार इसको देखना है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन भी आने की संभावना 100% रहती है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे पहले तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात कर रहे हैं हम, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इस सभ्यता को नाम सिंधु घाटी ही क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या रीजन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो सभ्यता है ये अपनी सिंधु नदी और मैं कहूं तो उसकी सहायक नदी, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे विकसित होने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो जी इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, बिल्कुल इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो खोजा गया जो स्थल था वो कौन सा था, हड़प्पा था, जिसके कारण बाद में इसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया। है कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता ही है। अब देखो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण क्या कहलाई थी, ये सिंधु कहलाई थी। और सबसे पहले इसका जो हड़प्पा स्थल खोजा गया जिसके कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया था। अब देखो भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब पूर्ण रूप से जो खोज है वो कब हुई थी, तो पूर्ण रूप से आप सभी को पता है 1921 में हुई थी। उससे पहले प्रयास जरूर किए थे लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। मैं एक एक करके आपको पूरा का पूरा मैटर बताऊंगा, जिसके कारण भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आर्य सभ्यता को भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होने से पहले आर्य सभ्यता को भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई तब भारत की जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो कौन सी मानी गई है, सिंधु घाटी सभ्यता मानी गई है। अब देखो हम बात कर रहे हैं इसके खोज के संदर्भ में। खोज, तो खोज के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले 1826 की बात आती है। सबसे पहले कब की बात आती है, 1826 की बात आती है। और व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स, यानी कि जो सबसे पहले 1826 में इस सभ्यता की खोज की थी वो चार्ल्स मेसन ने की थी। किसने की थी, चार्ल्स मेसन ने 1826 में इस सभ्यता की खोज की, यानी मैं कहूं तो प्रयत्न किया था। सक्सेस नहीं हुआ था लेकिन इसने प्रयत्न जरूर किया था। इसकी एक पुस्तक, इसकी एक जो पत्रिका आती है, पत्रिका का नाम था नैरेटिव ऑफ जेनिस। नैरेटिव ऑफ जेनिस के अंदर इसने बताया कि इस प्रकार से कोई सभ्यता है, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इसकी बात के ऊपर कि ये क्या बता रहा है। तो इसका प्रयास जो है वो क्या रहा, असफल रहा। उसके बाद में अगर बात करें तो बात आती है 1853 से लेकर 1856 की। पहली बार खोज का प्रयत्न चार्ल्स मेसन ने किया था। पत्रिका का नाम था नैरेटिव ऑफ जेनिस, ये असफल रहा था। दूसरी बार प्रयत्न करता है 1853 से 1856 के मध्य। इस समय जो पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष था, पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष था उसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम जो था वो इस समय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष था। इसके नेतृत्व में क्या हो रहा था, लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और यहां पर किसके नेतृत्व में, तो दो भाई थे जिनका नाम था ब्रटन, बंधु हम दोनों को साथ में कह सकते हैं। एक का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम क्या था,
विलियम बर्टन। ये दोनों भाई यहाँ पे लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तभी इनको कुछ पुरानी ईंटों के कुछ अवशेष मिले। ये यहाँ से ईंटें उठाकर लाए किसके पास में, अलेक्जेंडर कनिंघम के पास में, कि भैया यहाँ पर पुरानी पुरानी ईंटें मिली है, इतनी इतनी बड़ी, हो सकता है कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो। इसने कहा ऐसी बात है? बोले बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये उन ईंटों को लेकर जाता है, लेकिन इसकी बात के ऊपर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और ये भी क्या रहता है, इसमें असफल सिद्ध होता है। अब इसका पूर्ण रूप से जो खोज होती है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कब की बात है, 1921, 1921 की बात है, 1921 की बात है। और 1921 के अंदर जो पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष था उसका नाम था जॉन मार्शल, और इसके जो सहयोगी थे उनका नाम था दयाराम साहनी। इसने सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ण रूप से खोज की, यानी पूर्ण रूप से खोज का अगर पूछ रहा है तो कौन होगा, जॉन मार्शल। सन क्या है, 1921 के अंदर इसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। किसके सहयोग से, दयाराम साहनी के सहयोग से, या पूरा नाम देखो तो राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में। अब जी क्या होता है कि इसने 1924 के अंदर लंदन में एक मीटिंग बुलाई, और लंदन में मीटिंग बुलाने के बाद में इसने सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर चर्चा की। बोले यहाँ पर इस प्रकार से क्या है, सभ्यता है कौन सी, यानी सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। तो अंग्रेजी इतिहासकार जो थे उन्होंने यहाँ पर कहा था कि ये तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके ही अवशेष है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अवशेष है। लेकिन कुछ समय के बाद में उन सभी को पता चला कि ये तो एक अलग सभ्यता है, मेसोपोटामिया और जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, इनमें बहुत सा डिफरेंस है, जिसके कारण बाद में मान लिया गया कि ये जो सभ्यता है वो एक क्या है, अलग सभ्यता है। तो हम देखो इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर डिफरेंस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले आर्य सभ्यता को भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। इसकी खोज के संदर्भ में हमने बात की तो 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन जो था उसने इसकी खोज का प्रयत्न किया अपनी पुस्तक जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जेनिस, जिसके अंदर इसने बताया था इस सभ्यता के बारे में, लेकिन इसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में 1853 से लेकर 1856 के मध्य की बात है, और उस समय पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष था उसका नाम था, क्या नाम था, तो जो पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष था उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, और उसके नेतृत्व में यानी कि लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कौन बिछा रहे थे, बर्टन बंधु, एक का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। और इन्होंने यहाँ से कुछ पुरानी ईंटें लाकर अलेक्जेंडर कनिंघम को दी, और कनिंघम ने इसके ऊपर रिसर्च किया, लेकिन इसकी बात के ऊपर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और बाद में 1921 के अंदर सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी के नेतृत्व में या उसके सहयोग से, और इस बात को 1924 के अंदर लंदन में एक मीटिंग बुलाई और इस बात के ऊपर चर्चा की। तो अंग्रेजी इतिहासकारों ने कहा कि ये तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अवशेष है, लेकिन बाद में मान लिया गया कि ये एक अलग सभ्यता है। तो आप पहले इसको नोट डाउन करो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, कुछ दिनों से मैं आपके लिए कोई क्लास नहीं लेकर आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स के अभाव के कारण मैं आपके लिए क्लास नहीं लगा पा रहा था, लेकिन आगे से मैं इसको हो सकता है कि कंटिन्यू रख पाऊंगा। बिल्कुल मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं आगे से क्लास को कंटिन्यू रखूंगा, आपको डेली एक
45 मिनट 50 मिनट या 1 घंटे का वीडियो जो आपको है वो हर रोज मिलता रहेगा, लेकिन साथ में आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको नोट डाउन करो, उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो आप। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें जो डिफरेंस है उसकी बात करेंगे कि क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता और क्या थी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उसमें अंतर की बात करेंगे। तो देखो, एक तरफ मैं लिखता हूं आपके सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी तरफ लिखता हूं मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपको YouTube पे कुछ जो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गए हैं उन लोगों के मुंह से सुना होगा कि कोचिंग में बहुत अधूरा करवाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है वो सभी का सभी मैं आपको करवाऊंगा। आपको बताया जाता है कि आप एक किताब को पढ़ो तो आप नौकरी लग जाओगे। मैं इस बात से समर्थन करता हूं कि एक किताब को पढ़ो नौकरी लग जाओगे, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं हो सकता है कितनी किताबों से हमने नोट्स बनाए होंगे, कितनी किताबें पढ़ी होगी तब जाकर पढ़ाने लायक हुए हैं। तो कोई कोचिंग में आधा अधूरा नहीं करवाता। ऑनलाइन वाले अपना काम करते हैं, कोचिंग वाले अपना काम करते हैं। एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो एक कृषक सभ्यता थी। यहां पर कृषि प्रधान था मेसोपोटामिया में, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह तो एक व्यापारिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो तो एक व्यापारिक सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कृषक सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो थी ग्रामीण सभ्यता, और ये अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये शहरी या मैं कहूं तो नगरीय सभ्यता थी। यहां पर यानी कि मैं कहूं तो सड़कें और नालियां, सड़कें और नालियों की उत्तम व्यवस्था थी, किंतु मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यहां पर तो सड़कें और नालियों का अभाव था। साथ में अगर मैं मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए अगर कहूं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें व्यापारिक वर्ग जो था उसकी प्रधानता थी, यानी व्यापारिक वर्ग की प्रधानता थी। और यहां पर कौन पुरोहित जो होता था वो प्रधान होता था। पुरोहित जो है वो प्रधान होता था। मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो किलाक्षर लिपि थी। कौन सी लिपि थी? किलाक्षर लिपि। किलाक्षर, और किलाक्षर लिपि के अंदर कुल कितने अक्षर थे? 900 अक्षर थे। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक लिपि है, और इस लिपि के अंदर अक्षरों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 400 अक्षर है। 400 अक्षर है किसके अंदर? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के अंदर। बल्कि मेसोपोटामिया की लिपि के अंदर कितने अक्षर होंगे? तो 900 अक्षर होंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर वर्गाकार व आयताकार मोहरे थी। वर्गाकार और आयताकार
मोहरें थी, बल्कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर तो कौन सी मोहरें थी? बेलनाकार मोहरें थी। और अगर मैं बात करूं कि दोनों में समानता क्या थी, तो दोनों में अन्ना नागर की समानता थी। अब आप पूछोगे कि सर अन्ना नागर क्या होता है? यानी कि जहां पर अन्न का संग्रहण किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? अन्ना नागर बोला जाता है। ये इन दोनों में क्या थी? समानता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता को कुछ इतिहासकार जो है वो विदेशी सभ्यता मानते हैं और कुछ इतिहासकार जो है वो इसको अपनी खुद की यानी भारतीय सभ्यता मानते हैं। तो कौन कौन से इतिहासकार हैं उनके भी मैं आपको नाम बताता हूं। इससे पहले देखो, हमने सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर अंतर स्पष्ट करते हुए देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक कृषक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, बल्कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें और नालियों की उत्तम व्यवस्था थी, बल्कि मेसोपोटामिया के अंदर सड़कें और नालियों का क्या था? अभाव था। यहाँ पर व्यापारिक वर्ग की प्रधानता थी, बल्कि मेसोपोटामिया के अंदर तो पुरोहित वर्ग प्रधान था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसमें कुल 400 अक्षर थे, और मेसोपोटामिया की किलाक्षर लिपि थी जिसमें 900 अक्षर थे। यहाँ पर मुहरें वर्गाकार और आयताकार थी, बल्कि मेसोपोटामिया में जो मुहरें थी वो कैसी पाई गई है? तो मुहरें यहाँ पे बेलनाकार थी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको जल्दी से आप नोट डाउन करो, उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो मत दिए गए हैं इतिहासकारों के, उनकी बात करेंगे कि कौन सा इतिहासकार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय बताता है और कौन कौन से जो इतिहासकार है वो इसको एक विदेशी सभ्यता मानते हैं। तो देखो, मत के अंदर देखो, जॉन मार्शल गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल गार्डन चाइल्ड, और इनके अलावा कुछ और इतिहासकार है जैसे मार्टिमर व्हीलर, ये जो है वो सभी के सभी सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बताते हैं? विदेशी सभ्यता बताते हैं। कैसी सभ्यता बताते हैं? विदेशी सभ्यता बताते हैं। जॉन मार्शल गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या है? विदेशी सभ्यता है। अब देखो, ये विदेशी बताते हैं तो भारत के संदर्भ में भी कुछ बताएंगे, जैसे फेयर सर्विस हो गया, फेयर सर्विस हो गया। फेयर सर्विस के अलावा ऑलविन हो गया, और ऑलविन के अलावा अगर इतिहासकारों की बात करें तो पिगट हो गया, रोमिला थापर हो गया, पिगट, रोमिला थापर हो गया। इसके अलावा रफीक मुगल हो गया, और इसके अलावा अगर इतिहासकारों की बात करूं तो ये जो इतिहासकार है जैसे फेयर सर्विस हो गया, ऑलविन हो गया, पिगट हो गया, रोमिला थापर हो गया और रफीक मुगल जो है ये इसको भारत की स्थानीय सभ्यता बताते हैं। भारत की स्थानीय सभ्यता मानते हैं किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। जॉन मार्शल गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर जो है वो विदेशी मानते हैं,
वहीं फेयर सर्विस, ऑल्विन पिगट, रोमिला थापर और रफीक मुगल जैसे इतिहासकार है जो इसको भारत की जो स्थानीय सभ्यता बताते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल या समय क्या आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यही है क्योंकि अलग अलग इतिहासकार जो है वो इसके काल के संदर्भ में अलग अलग बात बताते हैं। कुछ इतिहासकार इसका समय कुछ बताते हैं, कुछ इतिहासकार जो है वो इसका समय कुछ बताते हैं। लेकिन आपको महत्वपूर्ण जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको याद सभी को रखना है कि आपको कौन सा इतिहासकार है वो क्या इसका जो है सन बताता है। व्हीलर। तो सबसे पहले मैं बात करूं व्हीलर की, तो व्हीलर जो है वो इस सभ्यता का 2500 से लेकर 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक इसका समय बताता है। व्हीलर जो है वो 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताता है। फेयर सर्विस है, ये भी फेयर सर्विस, ये भी इस सभ्यता का जो समय है वो क्या बताता है 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी। आप कंफ्यूज मत होना, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा पूर्व से पहले की बात कर रहे हैं। तो फेयर सर्विस है जो 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक इसका समय बताते हैं। एल्चिन जो है वो 2150 से 1750 बताता है। एल्चिन 2150 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका समय बताते हैं। उसके अलावा अगर बात करूं डीपी अग्रवाल की, डीपी अग्रवाल ये बताता है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका समय बताता है। तो सर जॉन मार्शल भी इसका समय क्या बताते हैं, तो सर जॉन मार्शल का जो इसका समय आता है वो लगभग ये बताते हैं आपका 3250 से लेकर 2550 के आसपास। और आपको यही याद रखना है 3250 से लेकर 2550, यानी कि इसका जब हम कार्बन C14 पद्धति से जो समय निकालते हैं वो क्या निकलता है इसका 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। कार्बन C14 जो है वो इसका समय बताती है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और यही इसका ऑथेंटिक सन है कि 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का जो समय है वो किसका है, सिंधु घाटी सभ्यता का है। बल्कि अलग अलग जो इतिहासकार है वो अपना अलग अलग इसमें मत बताते हैं। जैसे व्हीलर ने कहा कि 2500 से लेकर 1500 बीसी इसका समय आता है, बल्कि फेयर सर्विस कहता है कि इसका जो समय है वो 2500 से लेकर भी 1500 बीसी बताता है। उसके बाद में एल्चिन जो है वो कहता है 2150 बीसी से लेकर 1750 बीसी बताता है। डीपी अग्रवाल 2350 बीसी से 1750 बीसी बताता है। सर जॉन मार्शल जो है वो 2350 से 2550 बताते हैं। या यहाँ पे कुछ इसको 2750 भी कहते हैं। और इसका जब C14 से निकाला जाता है तो 2350 से लेकर 1750 बीसी इसका जो ऑथेंटिक समय है। आपको ये अलग अलग बुकों में अलग अलग सन मिलेगा, अलग अलग टीचर जो है वो इसको अलग अलग बताएगा। तो आपको याद रखना है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थिति एवं विस्तार के बारे में कि कहां तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली है, इसकी स्थिति क्या है, इसका विस्तार क्या है, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हम बात करेंगे इसकी स्थिति और विस्तार की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान में लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से अगर हम बात करें
स्वतंत्रता के बाद में जो लगभग जो स्थल है यानी कि 900 के आसपास जो स्थल है वो कहां पर चले गए हैं, पाकिस्तान में चले गए हैं। इसके जो 900 के आसपास जो स्थल है वो कहां पर चले गए हैं, स्वतंत्रता के बाद में पाकिस्तान में। भारत में अगर सबसे ज्यादा स्थलों की बात करें तो कहां पर होंगे, गुजरात में है। और इसके कुल कितने स्थल है गुजरात के अंदर, 200 स्थल जो है इसके वो कहां पर है, गुजरात के अंदर है। अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो है 12,99,600 वर्ग किमी। 12,99,600 वर्ग किमी इसका समय आता है। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस प्रकार से भारत के अंदर फैली है, उसकी हम बात करें। देखो जैसा भी बने आप समझ लेना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आपको उसको समझना है। तो ये अपना भारत है और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो भारत में इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में गांव कौन सा है, तो उत्तर में यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे स्थान कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर, और गांव का नाम है मांडा गांव। ठीक है, कौन सा गांव हो गया, मांडा गांव। कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसका दक्षिण में कौन सा, तो दक्षिण में यहां पे मान लो कौन सा है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर गांव कौन सा है, दायमाबाद। कौन सा गांव हो गया, दायमाबाद। महाराष्ट्र का कौन सा गांव हो गया, दायमाबाद हो गया। अगर हम पूर्व में बात करें तो पूर्व में यहां पर यूपी है और यूपी का स्थान कौन सा हो गया, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी का हो गया। और इधर की अगर हम बात करें तो इधर पाकिस्तान के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है सुतका गेडोर, जो कहां पर है, वर्तमान पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान में है। इसको आप मिला लो। तो ये जो इसकी आकृति है वो कैसी हो गई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। इसकी जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। उत्तर में मांडा गांव, जम्मू कश्मीर का नदी कौन सी है, चिनाब नदी है। दक्षिण के अंदर इसका कौन सा हो गया, दायमाबाद महाराष्ट्र। तो नदी कौन सी है, गोदावरी, या कुछ आपको बताएंगे। गोदावरी की एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है प्रवाशा। इसका पूर्व के अंदर कौन सा है, आलमगीरपुर यूपी। नदी कौन सी है, हिंडन नदी है। और सुतका गेंडोर पाकिस्तान, ये कौन सी नदी हो गई, दाश्क नदी है। कौन सी नदी है, दाश्क नदी है। कौन सी नदी हो गई, दाश्क नदी हो गई। तो उत्तर में मांडा गांव, जम्मू कश्मीर। नदी कौन सी है, चिनाब है। दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र। नदी कौन सी है, गोदावरी या प्रवासा नदी है। पूर्व के अंदर आलमगीरपुर। नदी कौन सी है, हिंडन नदी है यूपी की। और उसके बाद में पश्चिम के अंदर सुतका गेडोर, वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। ये नदी कौन सी है, दाश्क नदी है। अब आप इसका थोड़ा सा इस प्रकार भी देख सकते हो कि इसका जो उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई कैसी आती है। तो आपको दिखाई दे रहा हुआ कि इस प्रकार से अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो लंबी रेखा कौन सी है, पूर्व से पश्चिम तक। तो पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई, 1600 किलोमीटर हो गई। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी कम है, तो इसकी कितनी हो गई,
1400 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई? 1400 किलोमीटर। यानी हम स्थिति और विस्तार की बात कर रहे हैं तो आज तक इसके कुल कितने 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद लगभग इसके जो 900 स्थल है वो कहां पर चले गए हैं? पाकिस्तान में चले गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा स्थल कहां पर है? गुजरात में है। कितने स्थल है? 200। इसका क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसकी आकृति अगर देखें, भारत में उत्तर में मांडागांव जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दायमाबाद गोदावरी नदी जो या प्रवासा नदी है और उत्तर में चिनाब नदी है। पूर्व के अंदर आलमगीरपुर यूपी नदी है हिंडन, और पश्चिम के अंदर शुद्धा गेडोर पाकिस्तान नदी कौन सी है? दाश्क नदी है। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 1600 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 1400 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी हो गई? 1600 किलोमीटर हो गई। मैं थोड़ा सा आपको अलग से इसको बनाता हूँ, जो इसका विस्तार है इसको थोड़ा सा मैं आपको देखो। इस प्रकार से आप 2 लाइन खींच लेना। उत्तर में स्थान मांडागांव कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। नदी कौन सी है? चिनाब। दक्षिण में कौन सा है? दायमाबाद। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नदी कौन सी है? गोदावरी, या इसकी एक सहायक नदी है प्रवासा। जो इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? प्रवासा जो है इसकी सहायक नदी, जो इसकी सहायक नदी है। उसके बाद में ये प्रवासा नहीं है, परवरा। ये जो है नदी जो है वो है परवरा। इसकी जो गोदावरी की जो सहायक नदी है वो है परवरा। इसको देख लेना थोड़ा सा। इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? परवरा। उसके बाद में जो अपना पूर्व के अंदर है, पूर्व के अंदर कौन सा है? आलमगीरपुर। कहाँ पर है? यूपी में है। नदी कौन सी है? हिंडन नदी है। और इधर पश्चिम के अंदर बात करें तो कौन सा हो गया? शुद्धा गेडोर, जो वर्तमान कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नदी कौन सी है? दाश्क नदी। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर है। अब आपको 2 मैं ऐसे स्थल बताता हूँ जो इसके भारत और पाकिस्तान दोनों से बाहर है, और वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। इनको आप विशेष रूप से याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे 2 स्थल जो भारत और पाकिस्तान दोनों से बाहर है तो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। स्थलों के नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो स्थलों के नाम है मंडी गाक व सोर्तगुई। मंडी गाक और सोर्तगुई, ये जो स्थल है वो भारत और पाकिस्तान दोनों से बाहर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगली क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में बात करेंगे कि कितने स्थल भारत के अंदर है, कितने पाकिस्तान में है, कौन कौन से स्थल है, उनके विस्तार की हम पूर्ण रूप से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।